अभी तक आप ये जान चुके हो कि जो डाइपोल होता है वो डाइपोल जो है वो कुछ दो चार्जेस का मिक्सचर होता है। एक प्लस क्यू चार्ज होता है और एक माइनस क्यू चार्ज होता है। और प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज जो है वो एक दूसरे से जो है 2a डिस्टेंस पर स्थित होते हैं। ये डाइपोल के बारे में आपको पता है। और साथ ही आपको ये भी पता है कि इसका मध्य बिंदु से आधी दूरी जो है वो a कहलाती है और इधर की दूरी भी a कहलाती है। ये आपको पता है ना। इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि ये जो चार्ज की वैल्यू होती है, इन चार्ज के जो मान होता है, एक कूलॉम और एक कूलॉम, मतलब दोनों का परिमाण, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होने वाला है, दोनों का मैग्नीट्यूड समान होने वाला है। लास्ट क्लास में हमने देखा था, यदि मैं इसका एक एक्सिस बनाऊं जिसको को एक्सिल एक्सिस बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में अक्षीय स्थिति बोलते हैं, अक्षीय स्थिति पर अगर बात करूं तो यहाँ पर यदि कोई मैं चार्ज लेता हूं तो इधर इधर इस पॉइंट पर इन दोनों ये भी इस पर बल आरोपित करेगा, ये भी आप आरोपित करेगा, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। जाहिर सी बात है, इसकी तरफ से बाहर तरफ जा रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज की तरफ से, और माइनस चार्ज की तरफ अंदर आ रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल ऐसा होगा। दोनों ही चार्ज जो है वो इस पर बल भी आरोपित करेंगे और इस पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके कारण से प्रभावित होगी, दोनों दोनों के कारण से इस चार्ज पर, है ना। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इसकी अक्षीय स्थिति पर, मतलब पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पर भी हो, अगर इसकी अक्षीय स्थिति पर बात करें तो इन दोनों चार्जेस के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इस एक्सिस पर, जिसको हम अक्ष बोलते हैं, अक्षीय स्थिति पर डायपोल के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज जो हम देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि यदि हम इस चार्ज से, इस डायपोल के सेंटर से, इससे अगर हम 90 डिग्री ऊपर की तरफ जाएं, है ना, अगर हम 90 डिग्री ऊपर की तरफ जाएं तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री का होगा। और यदि हम इस बिंदु की बात करें, यदि ये बिंदु P है, इस बिंदु पर इस चार्ज के कारण से और इस चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये हम आज फाइंड करने वाले हैं। इस कंडीशन को यदि मैं साइड से देखने की कोशिश करूं तो साइड से देखने पर मैं अगर यहाँ से देखने की कोशिश करूं, यहाँ पर मेरी आई बनी हुई है, और यहाँ से देखने की कोशिश करूं तो यहाँ से मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर दो चार्ज रखे हुए हैं ऐसे लंबे, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये माइनस क्यू दूर था तो माइनस क्यू यहाँ होगा, प्लस क्यू यहाँ पर था तो ये प्लस क्यू यहाँ पर होगा। यहाँ से मैं यदि परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ तो मुझे जो फील्ड के बारे में जानकारी मिलने वाली है आज, वो ये फील्ड होने वाली है ना। इसके 90 डिग्री पर यहाँ पर से देखो, ये वाली लाइन में अगर इधर प्रकार रखता हूँ, प्रकार की नोक रखता हूँ, यहाँ पर प्रकार रखता हूँ, तो यहाँ पर जो लाइन खींचूंगा वो कुछ ऐसी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। मतलब कि इस डायपोल के कारण से इस एरिया में, और इसके साथ साथ आप नीचे का भी बिल्कुल बोल सकते हो कि नीचे भी एरिया में वो भी लाइन इसके अंतर्गत आएगी, लेकिन मैं आधा ले रहा हूँ क्योंकि समझ में आए वो, है ना। तो यहाँ से मैं प्रकार बीच में प्रकार रखे, डायपोल के बिल्कुल बीच की दूरी पे, बीच की दूरी मतलब ये वाली दूरी पर, ये वाली दूरी पर लाइन रखकर, मैं प्रकार रखकर अगर ऐसा प्रकार से ऐसा ऐसा चाप खींचता हूँ तो एक सर्कुलर पाथ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ये सर्कुलर पाथ होगा। ये सर्कुलर पाथ के तहत मैं आज क्या ज्ञात करने वाला हूं, मैं ज्ञात करने वाला हूं इस पाथ के तहत पॉइंट, कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, किसके कारण से, इन दोनों इस दोनों चार्ज या फिर डायपोल के कारण से इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होने वाली है, ये आज हम ज्ञात करने वाले हैं, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब अपन अभी क्या ज्ञात करने वाले, अगर इसको नॉर्मल कंडीशन देखें तो एक डायपोल रखा हुआ है, डायपोल्स के मिड पॉइंट से लेकर यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पर, इस बिंदु पर कोई चार्ज अभी रखा नहीं है अपन ने, हम बात कर रहे हैं इस बिंदु पर। पी क्या है, बिंदु है, कोई चार्ज नहीं है, ये स्थान है, ये बिंदु है ना, जिसकी दूरी जो है इसके बीच से कितनी है, आर दूरी पर है ना। इससे किससे, डायपोल के मिड पॉइंट से। आप अगर मैं यहाँ पर ऐसा बोलता हूँ कि डायपोल से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि डायपोल से दूरी ली है मैंने, वो मिड पॉइंट से ली है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप, इस बात को बिल्कुल दिमाग में बता लीजिएगा, क्योंकि हिंदी लिखना पड़ेगी इसकी। और हिंदी में आप जब लिखोगे कि डायपोल से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, मतलब क्या हो जाएगा, आर बिंदु ये इस पॉइंट से, मिड पॉइंट से लेंगे हम इसकी दूरी आर पी पर, आर से आर दूरी पर बिंदु पी है। ये चार्ज नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बिंदु है कोई पी, जिस पर हम परीक्षण आवेश सकते हैं। और इसी चीज को अगर मैं इधर से देखूं तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पर, अच्छा मैं इसको 3D में बनाने की कोशिश करूं, यहाँ से एक और एक्सिस बना सकता हूं मैं, ऐसा एक्सिस बनेगा यहाँ पर, इस एक्सिस से भी, यहाँ पर ये वाला एक्सिस भी इसके साथ, किसके साथ, ये वाले एक्सिस के साथ, देखो 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा, बिल्कुल बना रहा होगा। यहाँ पर अभी भी 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, इसके बीच भी 90 डिग्री का कोण ही होने वाला है यहाँ पर भी, है ना। तो यहाँ पर मैं अगर इधर की बात करूं तो यहाँ से मैं बिल्कुल ऐसा बोल सकता हूँ कि ये वाले फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, आज जिस फील्ड की बात कर रहा हूँ
इस फील्ड पे बात कर रहा हूँ कि इस फील्ड पर थोड़ा सा 3D में इमेजिन करो इस चीज को कि चार्ज रखा हुआ है, चार्ज के बीच में कोई डिस्टेंस है और उसके ये वाले एक्सिस पर, है ना, इसको हम हिंदी में बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, है ना। इसको निरक्षीय स्थिति पढ़ेंगे, जो हम इक्वेटोरियल प्लेन बता रहा था आपको, उसको निरक्षीय स्थिति बोलते हैं हिंदी में, मैंने अभी देखा। तो निरक्षीय स्थिति के बारे में, इस निरक्षीय स्थिति पर अगर कोई चार्ज होगा, मतलब यहाँ पर कोई चार्ज होगा, यहाँ पर कोई चार्ज होगा, कहीं पर भी कोई चार्ज होगा यदि, तो उस पॉइंट पर इस पर किसी पर भी, इस पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना चाहें, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, ये चार्ज और ये चार्ज, दोनों ही चार्ज क्या कर रहे होंगे, प्रभावित कर रहे होंगे। तो हम आज ये ज्ञात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन पॉइंट्स पर क्या होने वाली है ना। तो आज हम ये ज्ञात करने वाले हैं, निरक्षीय स्थिति इसको बोलते हैं। तो आई होप आपको ये वाली चीज प्रैक्टिकली समझ में आई होगी। यदि हम किसी डायपोल की बात कर रहे हैं, तो डायपोल यदि हम ये दोनों चार्ज रखे हुए हैं, तो मैं इस स्थिति की बात कर रहा हूँ, ये वाली स्थिति की बात कर रहा हूँ, है ना। अभी इसके पहले किसकी बात करी थी मैंने, बिल्कुल एक्सिस की बात करी थी, दोनों एक्सिस जो बन रहे थे उसकी बात कर रही हुई थी। अब किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 90 डिग्री पर एक एंगल गया हुआ है और उससे जो है वो एक एक्सिस बन रहा है, उससे एक प्लेन बन रहा है, उसको हम निरक्षीय स्थिति बात कर रहे हैं। तो अगर इस फील्ड में कोई चार्ज होगा तो उसकी फील्ड क्या होगी। अब देखना धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम, जाहिर सी बात है चार्ज जो है वो 3D, जो एक चार्ज होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, विद्युतीय क्षेत्र जनरेट होता है। जो हमने चुंबकीय बल रेखाएं बनाई थी, तो आप देखोगे वो 2D पे बनाई थी हमने, प्लेन पर बना दी थी, जबकि वो 3D में होती है, 3D में होता है। ऐसे ही जो चार्ज के आजू बाजू विद्युतीय क्षेत्र है वो भी क्या होता है, 3D में होता है, हम उसको बोर्ड पर नहीं बना सकते हैं। तो 3D में जानने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अलग अलग कंडीशन की बात कर लेते हैं, अलग अलग स्थितियों की बात कर लेते हैं। पहले अक्षीय स्थिति बात कर ली, अब निरक्षीय स्थिति की बात कर रहे हैं। इसके बाद एक और कंडीशन आएगी जिस पर हम किसी भी प्लेन पर जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, किसके कारण से, डायपोल के कारण से, है ना। तो आज हम निरक्षीय स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में अभी तक आया होगा। अब हम जो है वो क्या करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं और अब बात करते हैं अपन कि निरक्षीय स्थिति के लिए डायग्राम कैसा बनेगा। तो डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, दो चार्ज लेंगे यहाँ पर। एक चार्ज जो है वो प्लस चार्ज, प्लस क्यू चार्ज लेते हैं यहाँ पर, ये मान लीजिए प्लस क्यू नहीं, यहाँ इस साइड मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है, और इस साइड जो है वो प्लस क्यू चार्ज है। आप प्लस क्यू चार्ज कहीं पर भी ले सकते हो, बिल्कुल आपकी मर्जी है, मैं इस साइड ले रहा हूँ। यदि मैं बात करूँ इन दोनों को जोड़ती हुई अगर एक रेखा खींचूं, यहाँ पर जो एक रेखा खींची हुई है, कलर व्हाइट ही रखते हैं, यहाँ पर हमने इन दोनों के बीच का क्या, ये इसको क्या बोलते हैं, डायपोल लेंथ, और ये कितनी होती है, 2a होती है। इस डायपोल लेंथ से बिल्कुल मिड पॉइंट से, जहां पर दोनों को आधे आधे भागों में बांट रहा होगा, ए बन रहे होंगे दोनों, उससे मैंने r दूरी पर, है ना, डायपोल से r दूरी पर मैंने क्या लिया, ये डिस्टेंस कितनी है, r है, r दूरी पर मैंने एक पॉइंट क्या लिया, p लिया, एक पॉइंट यहाँ पर पी लिया, मतलब ड्रिंक कर लिया नहीं, पी लिया, पॉइंट पी लिया, है ना। और यदि मैं इससे इस पॉइंट पी से दो और एक्सिस खींचता हूं जो कि चार्जेस को मिला रहे होंगे, तो मुझे एक ट्रायंगल मिल जाएगा जो होगा समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। इसकी जो दो भुजाएं होंगी ये दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या क्या ज्ञात है वो भी लिख लें। यहाँ पर यदि मैं बात करूं, यहाँ पर आपको ये वाली डिस्टेंस जो है वो हमको मालूम है कि ये वाली डिस्टेंस जो है वो a है ना, ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, a ही होगी। क्या हुआ, फिर से नहीं दिख रहा है क्या, ये वाला जो एंगल होगा एक्सिस के साथ वो अभी यहाँ पर 90 डिग्री का होगा। मैं बनाने की जरूरत नहीं समझ रहा हूँ उसको, ये वाला जो होगा 90 डिग्री का होगा। अच्छा, यहाँ पर जो इस एंगल के साथ ये वाला जो एंगल होगा ये थीटा होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा। इस एंगल को हमने मान लिया, कोई एंगल पता तो है नहीं तो उसको हमने सबसे अच्छा तरीका होता है थीटा मान लिया। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर मानना पड़ेगी हमको, ये जो P बिंदु है, P से लेकर जो चार्ज तक की दूरी है वो x मान लिया हमने, क्या है, x है। अब जाहिर सी बात है ये x होगी तो ये भी x होगी, क्योंकि क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये r क्या है, ये r जो है वो क्या है, वो इसकी दूरी है, किसकी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, ये एक्सिस से लेकर यहाँ तक की दूरी है r, ये r है। मैं इसको बना नहीं रहा हूँ क्योंकि ये एक्सट्रीम नहीं बना हूँ क्योंकि थोड़ा सा घिचर पिचर हो जाएगा। ये r क्या है, यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी है r, ठीक। अब जाहिर सी बात है, जब ये चार्ज माइनस है और ये चार्ज प्लस है,
अगर मुझे इस फील्ड पर क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है कि इस फील्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो मुझे कुछ चीजें एग्जाम करना पड़ेंगी। जैसे आपको मालूम है कि ये वाला चार्ज जो है वो माइनस क्यू चार्ज है और ये वाला प्लस क्यू चार्ज है, और मैं कभी भी इस कंडीशन पे बात करता हूँ तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर कौन सा आवेश रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है ना। इसको परीक्षण आवेश बोलते हैं, प्लस क्यू नॉट बोलते हैं, क्यू नॉट इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। ये वाला आवेश मैंने पी बिंदु पर रख दिया। अब जब मैंने ये वाला आवेश यहाँ पर रख दिया तो ये जो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश, ये इस पर कुछ ना कुछ बल लगाएगा। अच्छा, बल लगाएगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी इसकी, और इलेक्ट्रिक फील्ड और बल की दिशा जो है वो सेम होगी। इस कंडीशन में हमेशा होगी क्या? नहीं, लेकिन इस कंडीशन में होगी क्या? बिल्कुल, क्योंकि परीक्षण आवेश है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस साइड रिपेल कर रहा होगा, इस चार्ज को इस साइड रिपेल कर रहा होगा, इसी डायरेक्शन में ये वाला जो एक्सिस आ रहा है इसी की डायरेक्शन में इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। मैं डायग्राम को थोड़ा सा नीचे कर लेना चाहता हूँ ताकि मुझे स्पेस इनफ मिल जाए। मैंने डायग्राम को थोड़ा सा नीचे कर लिया है ना। तो यहाँ पर जो है वो प्लस क्यू चार्ज इस परीक्षण आवेश को इस दिशा में धकेलेगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी उसको मैंने नाम दे दिया E1। इसके कारण से क्या डेवलप हुई? E1 डेवलप हुई। अच्छा, ये वाला जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज इस प्लस क्यू, ये धनावेश है ना, परीक्षण आवेश कैसा होता है? धनावेश होता है। तो ये माइनस चार्ज को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा मतलब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाने वाली है? इसकी डायरेक्शन इसकी एक्सिस में इस डायरेक्शन में हो जाने वाली है। मैं थोड़ी सी लाइन थोड़ी सी मोटी कर दे रहा हूँ ताकि समझ में आए, है ना। ये अपनी तरफ इसको आकर्षित करेगा तो ये इस डायरेक्शन में इसको खींचेगा, है ना। इसको नाम में क्या दे देता हूँ? इसको नाम दे देता हूँ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? E2। E2 यहाँ तक तो क्लियर है। ये वाला प्लस क्यू चार्ज इसको जो है वो रिपेल करेगा तो वो E1 हो जाएगी, और ये वाली जो माइनस क्यू चार्ज है ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? E2 हो जाएगी, जो कि अपनी तरफ रिपेल कर रहा है, इस तरफ खींच रहा है। अब मुझे इन दोनों के जो है वो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, परिणामी निकालना पड़ेगा, तो मुझे 11th में जाना पड़ेगा, है ना। वो परिणामी मैं निकाल रहा हूँ। उससे पहले यहाँ पर एक चीज देखो, जो हम डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं उसमें हम ये मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सारा इस चार्ज के द्वारा जो डेवलप होगी, है ना, माइनस क्यू चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी वो क्या होगी? वो भाई म्यूट करना आता है कि नहीं माइक? फिर अनम्यूट क्यों कर रहे हो? एक बार चालू कर लिया तो उसको वैसे के वैसे नहीं रख सकते क्या? मुझे जबरन में म्यूट करने के लिए फोर्स करते हो। आप किसी को बोलना हो तो चैट में बोलिएगा। मैंने माइक म्यूट कर दिए सभी के। तो यहाँ पर मैं बात ये कर रहा हूँ कि यदि ये प्लस क्यू चार्ज, ये देखो मैं आपको तो ये माउस, ये जो माइनस क्यू चार्ज है और जो ये प्लस क्यू चार्ज है, दोनों का वैल्यू बराबर है, मतलब कूलाम, ये कूलाम दोनों सेम होंगे। डायपोल की बात है तो ये दोनों ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे वो सेम होंगी, है ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो बराबर होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के। यदि मैं बोलता हूँ इसको, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो E1 का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब इसका परिमाण होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का परिमाण होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, वो E1 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा E2 के मैग्नीट्यूड से। मतलब इस चार्ज का मैग्नीट्यूड और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होंगे, और उसको मैं मान ले रहा हूं वो क्या है? E डैश है। यहाँ पर एक चीज मुझे सबसे पहले मानना पड़ती है, शुरुआत करना पड़ती है, जो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जा रही है और जो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जा रही है वो दोनों ही सेम हो, दोनों ही सेम हो, तो उसको मैंने क्या मान लिया? E डैश मान लिया। और E डैश की वैल्यू मैं आसानी से लिख सकता हूँ। E डैश की वैल्यू आपको मालूम है, मैं क्या लिख सकता हूँ? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? E डैश बराबर से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या बताएगा? एप्सिलॉन नॉट बताएगा हमें कि यहाँ जो मीडियम है वो वायु या निर्वात है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और जो हमारे पास चार्ज रहता है वो क्या रहता है? क्यू चार्ज है, जाहिर सी बात है, मैग्नीट्यूड हम एक का ही लेते हैं, क्यू चार्ज है। और उनके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है वो यहाँ पर पी के लिए याद कर रहे हैं ना हम, पी के लिए याद कर रहे हैं, तो पी के लिए जो डिस्टेंस होगी वो कितनी है? आर डिस्टेंस होगी। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? आर का स्क्वायर कर देंगे, आर का स्क्वायर कर देंगे,
है ना। यहाँ पर ये चीज तो क्लियर है, बिल्कुल यहाँ तक कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी भूल मैं कर रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए मुझे। यहाँ पर एक मिस्टेक मुझसे ये हो रही है कि ये जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, जो दूरी है, जो दूरी है वो चार्ज से लेंगे अपन। कहाँ से लेंगे? चार्ज से। मतलब चार्ज से दूरी जो है वो कितनी है? एक्स है। तो यहाँ पर ये आर स्क्वायर ना होकर यहाँ पर जो दूरी होगी वो एक्स स्क्वायर होगी, एक्स स्क्वायर हो, है ना। चार्ज क्यू का क्यू रहेगा। ई डैश निकाला है, मतलब अपन ने क्या निकाली है? इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड निकाली है। ये वाली चीज निकाली है ना, यहाँ पर आप वेक्टर लगा सकते हो बिल्कुल। ये दोनों मैग्नीट्यूड निकाला है। अगर एक ये ई डैश दोनों के बराबर ही है तो मैंने इसको ई डैश मान लिया है। और ई डैश मतलब एक चार्ज का, एक चार्ज की जो है वो हम निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो वो क्या होगा? 1/4πε0। और क्यू जो है वो चार्ज का एक मान रहता है, एक चार्ज का मान रहता है, जाहिर सी बात है। दूसरा चार्ज अभी हमने यहाँ पर रखा नहीं है। हमने जरूर ये जरूर मानते हैं कि परीक्षण आवेश लिया जरूर है, लेकिन वो अदृश्य रहता है, उसको लेते नहीं है, उसको लिखते नहीं है ना। तो यहाँ पर क्यू रहता है और डिस्टेंस कितनी? एक्स है। अच्छा, दोनों के लिए एक्स ही है दूरी, यहाँ से भी एक्स है और यहाँ से भी एक्स है, तो एक्स दोनों के लिए लागू हो जाएगा, बिल्कुल लागू हो जाएगा। यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्स की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। क्योंकि मैंने एक्स लेंथ जो है वो मानी हुई है, तो मैं एक्स जो है वो यहाँ पर देखो, मुझे यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले ट्रायंगल से ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें मुझे ये वाली लेंथ पता है जिसको हम लंब बोलते हैं, और ये आधार वाली लेंथ भी पता है जिसको हम ए बोल रहे हैं, है ना। दोनों लेंथ पता है, तो मुझे एक्स को जो कर्ण को लिख सकता हूँ मैं आर और ए के फॉर्म में। कौन सी थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से मैं जो ये x है, इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो x का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही आएगा पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो। कर्ण का वर्ग बराबर से कितना हो जाएगा? करके बताऊं क्या? नहीं समझ में आएगा, चलो करके बता देता हूँ। यदि ये x है तो मतलब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के, यानी कि आर के स्क्वायर के वर्ग के, प्लस आधार के स्क्वायर के वर्ग के, यानी कि आर का ए का स्क्वायर, है ना। हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये रूट, ये दो हट जाएगा और यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या जाएगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या जाएगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर मैं पुट करता हूँ एक्स की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x बराबर से कितना है, दूसरे दूसरे कलर में लिख लेता हूँ। x बराबर से कितना जाएगा? x बराबर से आएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर यदि पुट करता हूँ इसकी वैल्यू 1/4, बिल्कुल भी लिखते नहीं बन रहा है यार माउस से। 1/4πε0 क्यू, एक्स का स्क्वायर करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है यार राइटिंग से आज और ज्यादा, क्योंकि माउस मेरा बिल्कुल नहीं चल रहा। एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी है? अच्छा, एक्स का स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से करनी कट जाएगी, बिल्कुल कटेगी ना, बिल्कुल कटेगी। 9th क्लास में बच्चों को आज पढ़ा रहा था मैं, आपको भी आ जाना चाहिए अभी तक। तो स्क्वायर से करनी कट जाएगी, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, एक्स की वैल्यू अपन ने निकाल ली थी और अपने पास जो है वो ई डैश की भी वैल्यू आ गई, किसके फॉर्म में? आर और ए के फॉर्म में। हमारा जो है वो मामला आधा सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हमको जो है वो यहाँ पर जो हमको ये सदिश निकाले थे, ई1 और ई डैश निकाले थे, इसको जो है वेक्टर को हमको इसके कंपोनेंट में डिवीजन करना पड़ेगा, जो कि है 11th क्लास का टॉपिक। और मुझे आशा है, आशा ही नहीं, पूरा अंदाजा नहीं, पूरा ही भरोसा है कि आप में से लगभग 90% लोग इसको सॉल्व करना नहीं जानते होंगे, इसको कंपोनेंट में डिवाइड करना नहीं जानते होंगे। तो पहले मैं उसकी बात कर लूंगा, है ना। उस पे पहुंचू मैं 11 के टॉपिक पे। उधर यहाँ पर मुझे एक कंस्ट्रक्शन और करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन होगा, इस वाली लाइन के पैरेलल एक और लाइन खींचूंगा मैं, है ना। कौन सी लाइन के? ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो नीचे लाइन है, इसके एक और पैरेलल लाइन खींचूंगा, ताकि मैं जो है इसको डिवाइड कर सकूं, इसको तो जो है कंपोनेंट में डिवाइड कर सकूं। जब मैं ये खींच दूंगा तो आप देखो यहाँ पर जेड एंगल बन रहा है, जेड वाला एक्सिस बन रहा है, जिसको अपन एकांतर अंतर कोण बोलते हैं, है ना। ये जेड बन रहा है, ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा? ये वाला कोण को मैं लिख लूंगा थीटा, जेड बन रहा है,
अच्छा ये वाला थीटा होगा। और अच्छा जो सम द्विबाहु त्रिभुज होता है उसका ये वाला कोण थीटा होगा, तो ये वाला कोण भी थीटा ही होता है। अगर नहीं पता है तो पता कर लो, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है वो बराबर होगा बिल्कुल। अच्छा जब ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण थीटा है, तो इसी रेखा पर देखो यही रेखा सीधे आगे आगे जा रही है, ये रेखा सीधे जा रही है, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल है। तो ये वाला कोण जो होगा, ये वाला कोण जो होगा ये भी क्या हो जाएगा, ये भी थीटा ही हो जाने वाला है। ये भी क्या हो जाने वाला है, थीटा। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन ही आगे बढ़ी हुई है और ये इसके पैरेलल है, तो जितना एंगल इसका होगा इन दोनों के बीच होगा वही एंगल ये वाला भी होगा, है ना। क्योंकि दोनों ही एक ही एंगल पर बनी हुई, एक ही लाइन पर बनी हुई है, तो दोनों के एंगल कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ये कंस्ट्रक्शन करना था। अब थोड़ा सा पाप धो लेते हैं अपन के जो 11th क्लास में अपन को ज्ञात करना था। 11th क्लास में जो पढ़ना था, वेक्टर कंपोनेंट्स बोलते हैं इसको। वेक्टर को कंपोनेंट में विभाजित करना। आई होप आप लोगों से कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, लेकिन मैं एक बार फिर भी रिवाइज करना चाहता हूँ क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा यहाँ पर, है ना। तो अपन थोड़ा सा टॉपिक से हट गए। यहाँ पर अगर मान लीजिए दो वेक्टर बने हुए हैं, थोड़ी सी लाइन बड़ी कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर यदि दो वेक्टर बने हुए हैं, ये कोई एक वेक्टर है, क्या ये वेक्टर माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। यहाँ पर मुझे कैप लगाना पड़ेगी तभी ये वेक्टर कहलाएगा। ये कोई एक वेक्टर दिया हुआ है। एक और वेक्टर बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, इसके परपेंडिकुलर एक और वेक्टर मैंने यहाँ पर बना लिया। ये वेक्टर बना है क्या? नहीं बना है, इसकी कैप भी बनाना पड़ेगी मुझे। ये मैंने दो वेक्टर बना लिए, है ना। इस वेक्टर, ये दो वेक्टर आपके सामने है ना। आप नाम दे सकते हो, चाहो तो इसको ए वेक्टर नाम दे दो और इसको बी वेक्टर नाम दे दो। वेक्टर के लिए आपको ऊपर ऐसा एरो बनाना पड़ता है। आप जो चाहो तो बिल्कुल तीर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तीर भी बना सकते हो, बार भी बना सकते हो, दोनों ही सेम है, दोनों ही नोटेशन यूज की जाती है। ये ए वेक्टर है और ये। अगर मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना हो, परिणामी निकालना हो, तो मैं कैसे निकालता हूँ? आपको याद होगा मैंने बताया था कि इसका कुछ नहीं करते हैं अपन, इस वाले वेक्टर को जो है वो उठाकर, इसको उठाकर यहाँ इसको पैरेलली, यहाँ से उठाकर इसको पैरेलली मूव कर देते हैं और यहाँ रख देते हैं, इसके सर पर, इसके सर पर रख देते हैं। और जो बीच वाला पॉइंट होता है जो दोनों को जोड़ रहा होता है, उसको जो है वो, उसको क्या करते हैं अपन, यहां से एक लाइन खींच देते हैं इसको मिलाते हुए, है ना। तो जो ये लाइन खींचते हैं वो इन दोनों का क्या हो जाता है, रिजल्टेंट हो जाती है। इसी को आप जो है वो सरल भाषा में समझो तो इसको आप यदि एक स्क्वायर बना दोगे, स्क्वायर नहीं, आयत बना दोगे, रेक्टेंगुलर बना दोगे, है ना। यदि आप इसको रेक्टेंगुलर बना देते हो तो रेक्टेंगुलर का जो आपको कोना मिलेगा वही कोना जो है इन दोनों का रिजल्टेंट कहलाता है, परिणामी सदिश कहलाता है। मतलब ये दोनों फोर्स का अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं तो उसका रिजल्टेंट यानी कि परिणामी ऐसा होगा। ये अपन सीख चुके हैं वेक्टर वाले चैप्टर में। ये इसका परिणामी हो जाएगा जिसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं, आर वेक्टर बोलते हैं, है ना। आर वेक्टर बोलते हैं इसको। इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। अगर इसका उल्टा दिया हुआ हो मुझे, यदि आपसे बोल दिया जाए कि भैया यहाँ पर जो है वो एक रिजल्टेंट दिया हुआ है, इसको हमने बोल दिया कि ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर है, आप इसके कंपोनेंट बताओ कि वो जो दो वेक्टर जिससे जो बना हुआ है वो कंपोनेंट फाइंड करो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक वही चीज हम यहाँ पर फिर से कर रहे होते हैं। कुछ नहीं करेंगे, इसकी जो पूछ है वहां से एक रेक्टेंगुलर बनाएंगे ऊपर तक बाकायदा पूरा के पूरा रेक्टेंगुलर बनाएंगे यहाँ पर। यकीन मानो इस आपको अगर ये समझ में आ जाएगा तो आगे डेरिवेशन वो समझ में आ जाएगा और बहुत सारे माइंड के ताले खुल जाएंगे, है ना। अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या याद करना है, मुझे इसका ये वाला वेक्टर फाइंड करना है, इसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इस वेक्टर का परिणामी सदिश का इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हिंदी में बोले, हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं क्षैतिज। क्षैतिज कंपोनेंट को पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं क्षैतिज। और इसको बोलते हैं वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट, मैं इंग्लिश पे ही रहता हूँ, इंग्लिश ही अच्छा रहेगा। तो मुझे इसके क्या फाइंड करना है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करना है और इसका वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है। तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, यहाँ पर यदि मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा होगा, यहाँ पर एंगल थीटा होगा, तो देखो जितनी दूरी ये वाली है उतनी दूरी ये वाली भी होगी। किसी को हिंदी में पता चला है क्या नाम? जितनी दूरी ये वाली होगी, जितनी दूरी ये वाली होगी उतनी दूरी ये वाली भी होगी, सेम टू सेम इस वेक्टर के समान ही होगा ये वाला वेक्टर भी। अच्छा यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल बन रहा है एक 90 डिग्री का, बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना, बिल्कुल। यहाँ पर यदि मैं cos थीटा का मान रखूं, cos थीटा का मान ज्ञात करूं, cos थीटा,
कॉस थीटा को जो मान होता है आपको मालूम होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और जो आधार है हमारा वही तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो मैं लिख देता हूं इसका आधार क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सी लिख देता हूं केवल, है ना, COM लिख देता हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आधार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, डिवाइडेड बाय कर्ण क्या है, आर है, तो कर्ण क्या लिख देंगे, आर, मतलब जिस जो रिजल्टेंट है, जो परिणाम है, वो इसका कंपोनेंट। अच्छा, इस फॉर्मूले से मुझे अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, आर का यहाँ पर 13 गुना कर दूंगा, तो मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता चल जाएगा। मैं यहाँ लिखूंगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर से क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर से हो जाएगा आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। यकीन मानो ये जो ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट की बात करते हैं, वो जो होता है वो आर कॉस थीटा आता है। कई बार हम इस चीज को आपने 11th में भी डेरिवेशन में लिख रहे होंगे कि इसको हमने पहले से परिणाम में दिया हुआ है, उसको घटक में डिवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो आर कॉस थीटा आया कैसे होता है वो हमें नहीं पता होता है। तो आपको वो याद रखना है, ये आर कॉस थीटा ऐसा आया, कॉस थीटा लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला है। मोनिका, हाँ मोनिका, अरे सॉरी, अभय के पास चला गया माइक। मोनिका 2 मिनट में माइक खोल रहा हूँ। हाँ मोनिका, भैया ऊर्ध्वाधर घटक बोलते हैं इसे हिंदी में, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज घटक बोलते घटक हैं, और हाँ ऊर्ध्वाधर बिल्कुल, घटक। हाँ। ऊर्ध्वाधर घटक बोलते हैं। तो ये घटक ज्ञात करना 11th क्लास में सिखाया जाता है, मुझे मालूम है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा, लेकिन जब गति के नियम पढ़ते हैं, गति वाला चैप्टर पढ़ते हैं, मोशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं, वहां पर वेक्टर में भी सिखाया जाता है कि कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं पता चलेगा। जब हम cos थीटा लगते हैं तो cos थीटा का मान क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यही तो फाइंड करना है हमको, इसकी वैल्यू तो फाइंड करना थी। तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या कर देंगे, आर कॉस थीटा लिख देंगे, मतलब हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया आर कॉस थीटा। अगर मुझे बात ज्ञात करना है कि वर्टिकल कंपोनेंट भी बात करूं, वर्टिकल कंपोनेंट्स को जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक भी फाइंड करना है, तो मैं इस वाले एंगल, इसका फायदा उठाऊंगा, है ना। और ये क्या है, लंब है, और लंब किसके फॉर्मूले में आता है, साइन के फॉर्मूले में आता है। मैं साइन का फॉर्मूला लिखूंगा, साइन, साइन थीटा बराबर से हो जाएगा, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल मतलब कि ऊर्ध्वाधर घटक, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय, इसको करेंगे हम काय से, इसके रिजल्टेंट से, परिणामी से, तो आर, है ना। अगर मुझे यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक का फॉर्मूला चाहिए, तो वर्टिकल कंपोनेंट बराबर से हो जाएगा साइन, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, है ना। इस प्रकार से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट किसी रिजल्टेंट के फाइंड कर सकते हैं, है ना। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेक्टर दिए रहते हैं, उसका रिजल्टेंट फाइंड कर रहे होते हैं हम, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, जो कि अपने इस केस में हो रहा है। हमको जो है वो रिजल्टेंट दिए हुए हैं, इसके कंपोनेंट हमको फाइंड करना है, इसके कंपोनेंट फाइंड करना है ना। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर ये यही हो रहा है, यहाँ पर जो हमें E1 और E2 दिए हुए हैं, E1 और E2 दिए हुए हैं, वो हमको रिजल्टेंट दिए हुए हैं, इसको हमको इसके ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक जो है वो हमें ज्ञात करना पड़ेंगे। तो मैं ई के लिए जो है वो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक ज्ञात करता हूं पहले। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है वो रेक्टेंगुलर बनाना पड़ता था, इसकी पूंछ से एक लाइन खींचता था मैं, तो इसकी पूंछ से पहले मैं इसका ऊर्ध्वाधर घटक बनाऊंगा, वर्टिकल कंपोनेंट बनाऊंगा, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में बन रहा होगा, और जो क्षैतिज घटक बनाऊंगा वो कुछ इस डायरेक्शन में बन रहा होगा कि नहीं, बिल्कुल बन रहा होगा। ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा, और ये वाला जो है इसका ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा, और ये इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा। तो जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन, ये थीटा है, ये थीटा है, यहाँ पर ये थीटा है, इसको जो है वो हम इससे ऐड कर देंगे। अच्छा, ये वाला जो सदिश होगा वो इसके इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला जो सदिश बनाया ना, इसके बराबर में ही रहेगा, यहाँ पर यहीं तक जाएगा, बस ये इधर तक जाएगा। यहाँ पर ये इसका कंपोनेंट एक ये होगा, और इसका ये वाला कंपोनेंट जो है वो एक ये होगा, क्योंकि अपन को चौखाना बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये दोनों हो जाएंगे इस लेवल पर, है ना। अब यदि मैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर घटक लिखूं, तो मैं बोल सकता हूँ इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो होगा इसका मैग्नीट्यूड, इसका मतलब रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट क्या है, ई डैश है, और ई वन डैश है। इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखना चाहूँ
तो मैग्नीट्यूड मेरे पास सेम है, वही वाला, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला, वो क्या होने वाला है, ई डैश ही होने वाला है। तो मैं इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो लिखूंगा ई डैश साइन थीटा, ई डैश साइन थीटा, है ना। अच्छा, इसका जो मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखना पाऊंगा, मतलब ये वाला जो कंपोनेंट लिखना चाहूंगा वो हो जाएगा ई डैश कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल क्या हो जाता है, कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ई डैश कॉस थीटा। रिजल्टेंट इसके ई वन को जो है हमने क्या लिख सकते हैं, ई डैश बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड समान होती है, ई डैश लिख सकता हूँ। इसको लिख दिया मैंने ई डैश साइन थीटा, और इसको लिख दिया ई डैश कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पर जो ई टू है इसके भी हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाना पड़ेंगे। इसका जो एक कंपोनेंट बनेगा वो ऐसा पूंछ की तरफ से इधर तक बनेगा, ऐसा नीचे की तरफ। मुझे मालूम है लाइन थोड़ी सी पतली हो रही है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो। एक नीचे की तरफ बनेगा इससे मिलता हुआ, और एक जस्ट इसके ऊपर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, है ना। एक यहाँ पर बनेगा, एक इसका जो क्षैतिज घटक होगा वो यहाँ कहीं बनेगा, इसी के साथ साथ बनेगा। अगर मैं इससे वो खींचना चाहूँ, क्या बोलते हैं, इससे लाइन ऐसा कुछ चौखुट्टा बनाना चाहूँ, तो ये कुछ ऐसा होगा, और ये वाला जो है कुछ ऐसा होगा, मान लो थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो, चीजें कम। यहाँ पर यदि हम बात करें जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो क्या होगा, इसका ई डैश साइन थीटा। यहाँ पर भी क्या होने वाला है, ई डैश साइन थीटा ही होने वाला है। इसका जो ये वाला क्षैतिज घटक रहेगा वो क्या हो जाने वाला है, वो हो जाने वाला है ई डैश कॉस थीटा, ई डैश साइन थीटा, ई डैश कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये देखो, जो ई डैश साइन थीटा ये वाला है, ऊपर वाला, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये ई डैश साइन थीटा नीचे की तरफ जा रहा है, और ये वाला जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों ही का मैग्नीट्यूड सेम है, ई डैश ई डैश। तो ये क्या कर देंगे, ई डैश साइन थीटा को कैंसिल आउट कर देगा। तो बचेंगे हमारे पास केवल ये दो वेक्टर, है ना, जिससे हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, और इसी के माध्यम से हम निकाल रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं, ई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं, तो वो हो जाएगी, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगभग इस डायरेक्शन में ऐसी आ रही होगी। इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई डैश, है ना। और वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मैग्नीट्यूड है, इसलिए मैं क्या लगा रहा हूँ, मॉड्यूलस लगा रहा हूँ। यदि मैं इसको फाइंड करूंगा तो ये कुछ कैसी आएगी, यहाँ पर जो है इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं यदि, है ना, तो वो क्या आ जाएगा, ई डैश कॉस थीटा। अच्छा, दोनों को जोड़ूंगा, ई डैश कॉस थीटा, ई डैश कॉस थीटा, तो क्या हो जाने वाला है, वो हो जाने वाला है 2 ई डैश कॉस थीटा, 2 ई डैश कॉस थीटा, ये हो जाने वाला है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं, यहाँ पर जो मेरे पास ई डैश की वैल्यू ऑलरेडी है, ई डैश की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाल ली है, उसको जो है वो मैं पुट कर दूंगा इस वाली वैल्यू में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है उसमें जो है वो इसको पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर जैसे ही पुट करूंगा मैं, तो यहाँ पर ये कुछ आएगा ऐसा, ई डैश इक्वल्स टू 2, ई की वैल्यू पुट करूंगा तो ई की वैल्यू कितनी है, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर एक और मामला है, कॉस थीटा आया है, ये कॉस थीटा आया है, इस कॉस थीटा की वैल्यू मुझे पुट करना पड़ेगी, है ना। कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, इस ट्रायंगल की, क्योंकि थीटा सेम है, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल की यदि मैं बात करूँ तो इस ट्रायंगल के लिए कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा कितना होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है ए, कर्ण कितना है एक्स, है कि नहीं। तो मैं क्या कर दूंगा, कॉस थीटा को जो है वो लिख दूंगा, आधार कितना है ए अपॉन में एक्स, एक्स जो नीचे जो वैल्यू है वो कितना है, एक्स है, तो ए अपॉन में एक्स, एक्स की वैल्यू आपको मालूम है कितनी रखी है अपन ने, ये वाली, एक्स इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, एक्स की जगह लिख देता हूँ मैं अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी मामला खत्म नहीं हुआ है ना, जुड़े रहिए, एक बार फिर से ज्वाइन करिए, टाइम कम पड़ रहा है।